हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर फोर्थ सेशन ऑफ द कोर्स बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट। हमारे इस सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे आप विनिंग स्टॉक को सेलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप फंडामेंटल एनालिसिस की हेल्प से किसी भी कंपनी के स्टॉक प्राइस का पहले से ही अंदाज़ा लगा सकते हो। आप कैसे उन स्टॉक्स को सेलेक्ट कर सकते हो जो आने वाले समय में आपको सिर्फ 10-20% नहीं बल्कि 10-20 टाइम्स का भी रिटर्न दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन विच इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल एनालिसिस। स्टॉक मार्केट में हर इन्वेस्टर विनिंग स्टॉक को सेलेक्ट करना चाहता है, यानी ऐसे स्टॉक जो आने वाले समय में उनको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सके। लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज वो लोग सिर्फ न्यूज बेस्ड स्टॉक में पैसे लगा देते हैं और आगे जाके पता चलता है कि जो शेयर्स में उन्होंने पैसे लगाए हैं वो विनिंग स्टॉक नहीं बल्कि लूजिंग स्टॉक है। सो द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू सेलेक्ट विनिंग स्टॉक। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं यहाँ विनिंग स्टॉक का मतलब क्या है। जैसे हर रेस में सिर्फ एक ही घोड़ा जीत सकता है, जैसे हर एग्जाम में सिर्फ एक ही बच्चा टॉप कर सकता है, स्टॉक मार्केट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्टॉक मार्केट में 5000 से भी ज्यादा कंपनीज के शेयर लिस्टेड है और इसमें से 500 से भी ज्यादा ऐसे शेयर हैं जो आने वाले समय में आपको आउटस्टैंडिंग रिटर्न दे सकते हैं। बट द क्वेश्चन अराइजेस हाउ टू फाइंड सच काइंड ऑफ विनिंग स्टॉक। आइए मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूं। हमारा सबसे पहला स्टॉक है एशियन पेंट। एशियन पेंट वो कंपनी है जो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में होम डेकोर एंड इंडस्ट्रियल पेंट में एक लीडिंग कंपनी है। इस कंपनी का बिजनेस आज से करीब 25-30 सालों पहले शुरू हुआ था और अगर मैं आपको प्रिसाइजली बताऊं तो 1999 में इस कंपनी के शेयर प्राइस सिर्फ 10-11 रुपए के आसपास चल रहे थे। बट गेस व्हाट, आज इस एक शेयर का प्राइस 3000 से भी ज्यादा है। यानी अगर 1999 में आपने एशियन पेंट्स में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो दोस्तों आज आपके पैसे करीब 32 लाख रुपए बन जाते। 26,820% का रिटर्न एशियन पेंट ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। ऐसे स्टॉक को कहते हैं विनिंग स्टॉक, जो आपके पैसों को 10-20% से नहीं बल्कि 10-20 गुना से बढ़ा दे। आइए एक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। यह है बजाज फाइनेंस का शेयर। आज दुनिया भर में लोगों को क्रेडिट यानी कि उधारी पे माल खरीदने की आदत पड़ चुकी है। पहले ये सारी चीजें सिर्फ रिटेल और होलसेल में चलती थी, बट आज तो कस्टमर्स भी उधारी पे माल खरीदते हैं। लोन पे फोन, लोन पे फोन, लोन पे फोन, ये डायलॉग आपने बार बार सुना होगा। इवन कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर भी ईएमआई पे मिलने लगा है। ये सारी चीजें ईएमआई पे मिलने के पीछे का मेन रीजन है ऐसी कंपनियां जो लोन देने के लिए रेडी है। एंड वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इज बजाज फाइनेंस। आप Amazon, फ्लिपकार्ट या कोई और वेबसाइट से जब भी गुड्स खरीदते हो वहां पर ईएमआई पे परचेज करने का ऑप्शन आता है। इसका मतलब यह है फिलहाल आपके बिहाफ पे बजाज फाइनेंस ये पेमेंट कर देगी और बाद में आप धीरे धीरे किस्तों में यानी कि ईएमआई के फॉर्म में ये पैसे बजाज फाइनेंस को पे करोगे। इस पूरे ट्रांजैक्शन में बजाज फाइनेंस का फायदा क्या है? इंटरेस्ट, जो या तो वो आपसे वसूल कर लेता है या फिर वो गुड्स सेलर से ही वसूल कर लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बजाज फाइनेंस ने क्रेडिट की अवेलेबिलिटी इतनी आसान बना दी है जिस वजह से हर एक प्रोडक्ट ईएमआई पे बेचा जा रहा है। इवन कपड़े, जूते, कॉलेज बैग्स भी ईएमआई पर मिलने लगे हैं। इन सारे रीजंस की वजह से बजाज फाइनेंस का बिजनेस मल्टी बैगर बन चुका है। 2008 में इस शेयर का प्राइस करीब 7 रुपए चल रहा था, जो कि आज 7,000 से भी ऊपर है। यानी इसने अपने इन्वेस्टर्स को करीब 1,28% का रिटर्न दिया है। अगर आपने 2008 में बजाज फाइनेंस में सिर्फ 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज वो करीब 1 करोड़ रुपए बन जाते। ये सारे एग्जांपल्स देखने के बाद अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये सारी चीजें ऑलरेडी पास्ट में हो चुकी है, हमें कोई ऐसा शेयर बताइए जो आने वाले समय में मल्टी बैगर बन सकता है। वेल, इसके लिए आपको एक रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको एनालिसिस करना पड़ेगा उस कंपनी का जिस कंपनी के शेयर आप खरीदना चाहते हो। इससे आपको पता चलेगा कि उस कंपनी के शेयर की वैल्यू आज कितनी है और फ्यूचर में कितनी हो सकती है बेस्ड ऑन कंपनीज बिजनेस ग्रोथ। और इस पूरे एनालिसिस को हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। तो आइए समझते हैं इस पूरे फंडामेंटल एनालिसिस के कंसेप्ट को डिटेल में। फंडामेंटल एनालिसिस इज अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग स्टॉक्स फेयर वैल्यू और रियल वैल्यू।
यानी यहाँ पर हम कंपनी की इन डेप्थ वेरिफिकेशन और एनालिसिस करके ये अंदाजा लगाएंगे कि इस कंपनी के शेयर का रियल वैल्यू क्या होगा, और फिर हम उस रियल वैल्यू को या फेयर वैल्यू को मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। अगर उस शेयर के प्राइस मार्केट में अपनी रियल वैल्यू से कम हुए तो हमें उस शेयर को खरीद लेना चाहिए, क्योंकि वो शेयर सस्ता मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर उस स्टॉक के प्राइस अपनी रियल वैल्यू से ज़्यादा होंगे तो ऐसे शेयर को खरीदना नहीं चाहिए, बल्कि अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसा कोई शेयर है तो उसे बेच देना चाहिए। मैं इसका एक एपिक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। रिसेंटली अदानी ग्रुप के शेयर्स में बहुत ज़्यादा उथल पथल हुई है, जिसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न था फंडामेंटल्स। कंपनी के फंडामेंटल उतने स्ट्रांग नहीं थे जितने दिखाए जा रहे थे, और यही वो रीजन है जिस वजह से अदानी ग्रुप के शेयर एक एक दिन में 30-40% गिर चुके हैं। और अगर मैं कुछ अदानी की बड़ी कंपनीज की बात करूं, अदानी एंटरप्राइजेस जिसका शेयर 4,000 रुपए से सीधे 1,000 रुपए तक पहुंच चुका था। ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अदानी ग्रुप के शेयर्स के फंडामेंटल्स जो थे वो बहुत ही वीक थे, जिसके कंपैरिजन में उसके शेयर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, यानी कि उसके शेयर्स ओवर वैल्यूड थे। और इसीलिए जो लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस किए बिना अदानी ग्रुप के स्टॉक्स को इतने हाई प्राइस पर खरीदा था, वो सब लोग फंस गए। उन सबको हजारों, लाखों और कुछ को तो करोड़ों का लॉस हुआ। तो दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस हमेशा आपको एक सही डिसीजन लेने में हेल्प करता है, और आपको सिर्फ वही स्टॉक खरीदने चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो। अब हम बात करेंगे फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन फंडामेंटल एनालिसिस। मेनली फंडामेंटल एनालिसिस में दो टाइप के फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं, एक क्वांटिटेटिव फैक्टर और दूसरा क्वालिटेटिव फैक्टर। क्वांटिटेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जिसको हम नंबर्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एक कंपनी की वैल्यूएशन के लिए वो इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली क्वांटिटेटिव फैक्टर्स में कंपनी की सेल्स, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की डिविडेंड यील्ड जैसे फैक्टर्स कवर होते हैं, और क्वालिटेटिव फैक्टर में कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी की ब्रांड इमेज, कंपनी का बिजनेस मॉडल जैसे बहुत सारे फैक्टर कवर होते हैं। किसी भी स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें इन दोनों फैक्टर्स को डिटेल में स्टडी करना पड़ता है, जिसके बेसिस पर हम कंपनी के फंडामेंटल्स को अच्छे से समझ सकते हैं, एंड देन वी कैन डिसाइड कि सच में हमें इस कंपनी के शेयर लेने चाहिए या नहीं। तो आइए इन सब को एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव फैक्टर्स के बारे में। नंबर 1 इज सेल्स और रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी वो अमाउंट जो कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचकर या सारी सर्विसेज बेचकर कमा रही है इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं पार्ले जी कंपनी सिर्फ वो पार्ले जी बिस्किट बनाती है, एक पैकेट 5 रुपए में बिकता है, और इस पूरे महीने में कंपनी ने ऐसे 1000 पैकेट बेचे हैं। इसका मतलब इस पूरे मंथ का कंपनी का टोटल रेवेन्यू हो गया 5000 रुपए। वहीं अगर कंपनी अगले पूरे महीने में 2000 पैकेट बेच देती है तो कंपनी का टोटल रेवेन्यू होगा 10,000 रुपए। बेसिकली रेवेन्यू का मतलब है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड इनटू प्राइस पर यूनिट। इससे हमें वो टोटल पैसा मिलेगा जो कंपनी ने रिसीव किया है बाय सेलिंग इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज। जनरली जो कंपनी के रेवेन्यूज ज्यादा होते हैं और कंटिन्यूअसली ग्रो होते हैं, उन कंपनियों को फंडामेंटली स्ट्रांग माना जाता है, क्योंकि किसी भी बिजनेस डाउनटर्न में ऐसी कंपनीज को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ड्यू टू लार्ज कस्टमर बेस उनके प्रोडक्ट कहीं ना कहीं तो बिकते ही रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे यहां मैं आपको दो कंपनी का कंपैरिजन बता रहा हूं जस्ट टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। वैसे मेरे दिए हुए सारे नंबर्स सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, ताकि आप इन सारी चीजों को बहुत ही इजीली समझ पाओ। अदरवाइज रियल में ये सारे नंबर क्रोर्स में जाते हैं। ये देखिए, एक तरफ है टाटा मोटर्स कंपनी और दूसरी तरफ है मारुति सुजुकी कंपनी। ये दोनों कंपनियां अपनी अपनी कार बेचकर पैसे कमा लेती हैं। बेसिकली उनका टोटल रेवेन्यू कैसे आएगा? जितनी भी कार टाटा मोटर्स बेचेगा उससे उसको टोटल रेवेन्यू मिलेगा, एंड सेम वे मारुति सुजुकी जितनी कार बेचेगी उससे मारुति सुजुकी को उसका टोटल रेवेन्यू मिलेगा। आइए एग्जाम्पल डिटेल में समझते हैं। लेट्स से टाटा मोटर्स ने इस पूरे महीने में 4 लाख वाली 5 गाड़ियां बेची है। इससे टाटा मोटर्स का टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 20 लाख रुपीस। वहीं मारुति सुजुकी ने 5 लाख वाली टोटल 6 गाड़ियां बेची है। अब इसका रेवेन्यू कितना हो गया?
30 लाख रुपए। अगर मैं सिर्फ रेवेन्यू के बेसिस पर आपको इन कंपनियों को कंपेयर करने कहूं तो आप मुझे बताइए कौन सी कंपनी बेटर मानी जाएगी, टाटा मोटर्स या मारुति सुजुकी? ऑफ कोर्स मारुति सुजुकी, क्योंकि यहां पर मारुति सुजुकी का रेवेन्यू टाटा मोटर्स के रेवेन्यू से ज्यादा है। इन जनरल इसी तरीके से हम बड़ी बड़ी कंपनीज को कंपेयर कर सकते हैं और एक ऐसी कंपनी ढूंढ सकते हैं जिसका रेवेन्यू कंपैरेटिवली हायर हो। लेकिन याद रखना दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हम सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर नहीं करते हैं। रेवेन्यू तो बस एक छोटा सा फैक्टर है, हमें और भी कई सारे फैक्टर्स देखने हैं, उसके बाद ही सही स्टॉक का सिलेक्शन करना है। आइए बाकी सारे फैक्टर्स को भी डिटेल में समझते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है टोटल नेट प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जनरली ये वो प्रॉफिट होता है जो कंपनी ने सारे खर्चे और टैक्सेस पे करने के बाद आता है। बट मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूँ। सेम एग्जांपल, यहाँ है टाटा मोटर्स और यहाँ है मारुति सुजुकी। टाटा मोटर्स ने 4 लाख वाली 5 गाड़ियां बेची थी और इसीलिए उसका टोटल रेवेन्यू हो गया था 20 लाख रुपए। अब मान लो टाटा मोटर्स ने ये जो गाड़ियां बनाई थी उसकी कॉस्ट प्राइस यानी कि टोटल खर्चा 3 लाख रुपए पर कार था, यानी कंपनी का टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 15 लाख रुपीस। 20 लाख की सेल्स थी, इसमें से 15 लाख रुपए उस कार को बनाने का खर्चा ही हो गया। तो मुझे बताओ कंपनी ने कितना पैसा कमाया होगा? ऑफ कोर्स 5 लाख रुपए। आइए अब मारुति सुजुकी की बात करते हैं। मारुति सुजुकी ने जो 6 कार बेची है उसकी कॉस्ट प्राइस थी 3 लाख रुपए पर कार, यानी टोटल 18 लाख रुपए। अब मारुति सुजुकी ने 30 लाख की सेल की थी, इसमें से खर्चा सिर्फ 18 लाख है, यानी मारुति सुजुकी का नेट प्रॉफिट कितना हो गया दोस्तों? 12 लाख रुपए। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर बहुत सारे खर्चे इन्वॉल्व होते हैं, बट ये सिर्फ एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल है। अब अगर मैं आपको फिर से पूछूं इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, आपका जवाब क्या होगा? ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी आपका आंसर होगा मारुति सुजुकी। जिस भी कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा होता है कंपैरेटिवली वो कंपनी अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर, EPS एंड P रेशियो ऑफ द स्टॉक। EPS यानी अर्निंग पर शेयर, यानी ये कंपनी अपने एक शेयर पर कितने पैसे कमाती है, इसे हम कहते हैं अर्निंग पर शेयर, इन शॉर्ट EPS। आइए एग्जांपल से समझते हैं। टाटा मोटर्स ने जो 5 लाख रुपए कमाए थे वो कंपनी का टोटल प्रॉफिट था, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा कि इस कंपनी ने अपने लाइफ टाइम में टोटल कितने शेयर इशू किए हैं, जिससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स का अंदाजा लग जाएगा। जब मैंने कंपनी के रिकॉर्ड्स चेक किए तो मुझे पता चला कि टाटा मोटर्स ने अपनी लाइफ टाइम में 1 लाख शेयर्स इशू किए थे। अब आप ही समझो 1 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने 5 लाख रुपए कमाए हैं। अगर ये 5 लाख रुपए को मैं इन 1 लाख शेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूं, हर एक शेयर के ऊपर कितना पैसा आएगा? ऑफ कोर्स 5 रुपीस। कैसे मिला? 5 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख गिव्स मी 5 रुपीस। ये 5 रुपीस जो है इसे हम कहते हैं EPS, दैट इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर, यानी ये कंपनी अपने हर एक शेयर पर 5 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। सिमिलरली अगर मारुति सुजुकी ने भी टोटल 1 लाख शेयर्स इशू किए थे तो उसका EPS क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट, 12 रुपीस पर शेयर, क्योंकि मारुति सुजुकी का प्रॉफिट ज्यादा था और इसीलिए उसका अर्निंग पर शेयर भी ज्यादा आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी अपने हर एक शेयर के लिए 12 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर पा रही है। नाउ नेक्स्ट इज P रेशियो। P रेशियो का मतलब है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। कंपनी के शेयर मार्केट में कौन से प्राइस पर ट्रेड हो रहे हैं उसे हम कंपनी की अर्निंग पर शेयर से कंपेयर करेंगे टू अंडरस्टैंड कि कंपनी के शेयर कितने महंगे या कितने सस्ते में बिक रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे टाटा मोटर्स का शेयर अगर 200 रुपए पे ट्रेड हो रहा है और कंपनी अपने हर एक शेयर पर 5 रुपए कमा रही है, यहां कंपनी का PE रेशियो हो जाएगा 40 टाइम्स। कैसे? आइए इस फॉर्मूला को समझते हैं। PE रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। जो भी स्टॉक का मार्केट प्राइस चल रहा है उसे हमें कंपनी के EPS से डिवाइड करना होगा। इसका मतलब यह हुआ कि कंपनी जितने पैसे कमा रही है उससे 40 गुना ज्यादा वैल्यूएशन पर ट्रेड हो रही है। जनरली हाई PE रेशियो रिस्की माना जाता है, ऐसे स्टॉक को ओवर वैल्यूड स्टॉक कहा जाता है एंड लो PE रेशियो को बेटर माना जाता है।
एग्जाम्पल के तौर पे रिसेंटली अदानी स्टॉक में जो गिरावट आई है, इसके पीछे का मेन रीजन था हाई पी रेशियो, यानी कंपनी की वैल्यूएशन कंपनी की अर्निंग से बहुत ज्यादा हो चुकी थी, इसीलिए लोगों ने उन शेयर्स को बेचना पसंद किया। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर जहां कंपनी सिर्फ 6 रुपए की अर्निंग कर रही है, वो 4000 रुपए पर ट्रेड हो रहे थे। कैन यू इमेजिन? कंपनी का जो पी रेशियो था वो हवा में था। अगर मैं आपको ये डेटा प्रिसाइजली बताऊं तो अदानी एंटरप्राइज का एक शेयर 4000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, जबकि कंपनी की अर्निंग पर शेयर सिर्फ 7 रुपए थी, यानी कंपनी के शेयर उसकी अर्निंग से 570 टाइम्स हायर प्राइस पर ट्रेड हो रहे थे। कंपनी का पी रेशियो 570। इट इज टू मच, और इसीलिए कंपनी के स्टॉक प्राइस में वहां से एक जोरदार गिरावट आई है। तो दोस्तों, किसी भी कंपनी का हाई पी रेशियो रिस्की हो सकता है। जनरली आपको उस कंपनी में पैसे नहीं लगाने चाहिए जिसका पी रेशियो बहुत हाई होता है। लेकिन अब आप ये सोचोगे, सर इसके लिए एक बेंचमार्क पी क्या होगा? मतलब कौन से रेशियो के ऊपर हम इसे हाई समझेंगे और कौन से रेशियो के नीचे हम इसको लो समझेंगे? वेल, इसके लिए 2 पैरामीटर्स है। सबसे पहला पैरामीटर है मार्केट पी रेशियो चेक करना। मार्केट यानी इंडेक्स निफ्टी। ओवरऑल निफ्टी के अंदर जो टॉप 50 कंपनीज है, उनके एवरेज पी रेशियो 20 से 25 के आसपास होते हैं। यानी अगर जो भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसका पी रेशियो 25 से नीचे है तो वो कंपनी को सेफ माना जा सकता है। लेकिन अगर उस कंपनी का पी रेशियो 25 से ज्यादा है, 50, 100 या 150, तो उसे रिस्की मानना जरूरी होगा। लेकिन ये तो एक ओवरऑल बेंचमार्क है। कुछ इंडस्ट्री ऐसी होती है जिसका पी रेशियो जनरली हाई ही होता है। सो बेसिकली आपको कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करने से पहले मार्केट का पी रेशियो और तो और उस इंडस्ट्री का पी रेशियो भी देख लेना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो 50 है, और इसीलिए शायद यहाँ पर टाटा मोटर्स का पी रेशियो 40 होते हुए भी हम इसे ओवर वैल्यूड नहीं मान सकते हैं। इस शेयर को सस्ता ही माना जाएगा क्योंकि एवरेज इंडस्ट्री से वो सस्ता मिल रहा है। बट दोस्तों, ये सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, आपको मल्टीपल फैक्टर्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आइए अब हमारे अगले फैक्टर पर आते हैं। नेक्स्ट इज डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यानी वो पैसा जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को पे करता है। बेसिकली ये कंपनी के प्रॉफिट का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो वो अपने शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। जनरली आप जब बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हो आपको इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन शेयर्स में आपको डिविडेंड पे किया जाता है। डिविडेंड इज नथिंग बट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर्स। मान लेते हैं यहाँ टाटा मोटर का शेयर प्राइस 200 रुपए है और हर एक शेयर पर कंपनी 2 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, विच मीन्स कंपनी की डिविडेंड यील्ड है 1%। लेकिन वही अगर मारुति सुजुकी का शेयर प्राइस 300 रुपए है और कंपनी अपने हर एक शेयर पर 6 रुपए का डिविडेंड पे कर रही है, तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड हो जाएगी 2%। किसी भी स्टॉक की डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है: एनुअल डिविडेंड पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू 100। इससे हमें पता चलेगा कि कंपनी अपने मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में हमें कितना परसेंटेज का डिविडेंड पे कर रही है। देखा जाए तो अलग अलग टाइप की कंपनियां होती है। कुछ कंपनियां हाई डिविडेंड पे करना पसंद करती है, जबकि कुछ कंपनियां बहुत ही लो डिविडेंड पे करती है। इसका कोई बेटर कंपैरिजन नहीं हो सकता है क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है कंपनी के पर्पस पर। एग्जाम्पल के तौर पे कोल इंडिया, HPCL, BPCL, ऑयल इंडिया जैसी बहुत सारी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हाई डिविडेंड पे करती है, लेकिन क्योंकि ये कंपनियां हाई अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे कर देती है, ये पैसा वो अपने ग्रोथ में इस्तेमाल नहीं कर पाती है। जबकि रिलायंस, टाटा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो बहुत ही लो डिविडेंड पे करती है, क्योंकि वो लोग अपनी प्रॉफिट का ज्यादातर हिस्सा रिजर्व्स यानी कि सेविंग बनाकर रखते हैं और यही सेविंग को फ्यूचर के ग्रोथ और एक्सपांशन में यूज करते जाते हैं। तो डिविडेंड के बेसिस पर आप कंपनी को कंपेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप एक रिटायर्ड पर्सन हो जिसे रेगुलर इनकम चाहिए इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, तो आपने ऐसे स्टॉक में पैसे डालने चाहिए जिसकी डिविडेंड यील्ड कंपैरेटिवली हाई होती है। नेक्स्ट इज डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट यानी कर्ज और इक्विटी यानी ओनरशिप के पैसे। कंपनी में 2 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, एक जो कंपनी को लोन देते हैं और दूसरे जो कंपनी की ओनरशिप लेना चाहते हैं।
जो लोग कंपनी को लोन देते हैं इन्हें हम क्रेडिटर्स कह सकते हैं। जनरली बैंक्स या कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो कंपनियों को लोन देते हैं वो इस कैटेगरी में आते हैं, जबकि दूसरे लोग यानी कि शेयर होल्डर जो कंपनी को पैसा देके कंपनी के शेयर्स यानी कि कंपनी का एक हिस्सा खरीद लेते हैं और वो लोग कंपनी के ओनर बन जाते हैं। कंपनी को अपने ओनर्स को पैसा रिटर्न देने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने क्रेडिटर्स को पैसा जरूर रिटर्न करना पड़ता है। किसी भी कंपनी में डेट यानी कि कर्ज ज्यादा होने से रिस्क हो सकता है। ड्यू टू हाई लेवल ऑफ डेट कंपनी को हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, जिस वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा अगर मान लो मेरी कंपनी में डेट बहुत ज्यादा है जिसका रीपेमेंट मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो मेरी कंपनी बंद भी हो सकती है। ये क्रेडिटर्स मुझ पर केस फाइल करके मेरी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर करवा सकते हैं और इसीलिए ऐसी कंपनियां जिस पर बहुत ही हाई डेट यानी कि बहुत ही बड़ा कर्ज है वो रिस्की होती है। ऐसी कंपनी में पैसे लगाना रिस्की हो सकता है, इसीलिए आपको डेट टू इक्विटी रेशियो चेक करना चाहिए। डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, टोटल बोरोइंग्स बाय द कंपनी डिवाइड बाय शेयर होल्डर्स फंड इन द कंपनी। आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ टाटा मोटर्स में इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए है, जबकि कंपनी के ऊपर 3 लाख रुपए का कर्ज है, तो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो कितना होगा? 3:1। वहीं अगर मारुति सुजुकी के ऊपर सिर्फ 2 लाख रुपए का कर्ज है तो उसका डेट टू इक्विटी रेशियो क्या होगा? 2:1। जो कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो लो होता है वो सेफ मानी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे वोडाफोन आइडिया, ये कंपनी के ऊपर करोड़ों रुपए का डेट है और वो उसका इंटरेस्ट तक पे नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आज कंपनी के ऊपर लॉस बढ़ते जा रहा है और शायद ये कंपनी को बंद भी होना पड़ सकता है। तो दोस्तों ऐसी कंपनियां जिसके ऊपर बहुत ही हाई डेट बर्डन है उसमें पैसे नहीं लगाने चाहिए, ये कंपनियां रिस्की हो सकती हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव फैक्टर्स जिससे आप कंपनी के फंडामेंटल्स का अंदाजा लगा सकते हो। देखा जाए तो ऐसे और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे आप कंपनी के फंडामेंटल्स को और डिटेल में स्टडी कर सकते हो। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स की। क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी वो फैक्टर जिसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए ये जरूरी है कि हम इन सारे फैक्टर्स को भी डिटेल में स्टडी करें। नंबर 1 इज मैनेजमेंट। किसी भी कंपनी को रन करने के लिए डायरेक्टर्स, सीईओ, एमडी जैसे बहुत सारे टॉप लेवल मैनेजर्स की जरूरत पड़ती है। यही वो टॉप लेवल मैनेजर्स है जो कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म की स्ट्रेटजीज बिल्ड करते हैं। अगर इन्होंने अपना काम बहुत अच्छे से किया, कंपनी के लिए जबरदस्त स्ट्रेटजीज बनाई, तो डेफिनेटली कंपनी ग्रो करेगी। लेकिन वहीं अगर इनकी मैनेजमेंट स्किल उतनी अच्छी नहीं रही तो कंपनी डूब भी सकती है। आपको सिर्फ ऐसी कंपनी में पैसे लगाने चाहिए जिसका मैनेजमेंट बहुत ही स्ट्रांग हो, बहुत ही अच्छा हो, अदरवाइज बैड मैनेजमेंट कैन किल योर कंपनी। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 6 जुलाई 2002 को रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर धीरूभाई अंबानी की डेथ हो गई और उनकी डेथ के बाद उनके दोनों बेटों के बीच में बिजनेस की ओनरशिप को लेकर झगड़े होने लगे, लेकिन फाइनली कुछ समय बाद ये झगड़ा सॉल्व हो गया। दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया और बिजनेस का बंटवारा कर लिया। कुछ बिजनेसेस मुकेश अंबानी को दिए गए, कुछ बिजनेसेस अनिल अंबानी को दिए गए। अब दोनों लोग अपनी अपनी कंपनीज को मैनेज कर रहे थे, लेकिन एक तरफ मुकेश अंबानी ने अपनी अच्छी मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से कंपनी को कहां से कहां पहुंचा दिया, जिस वजह से आज शायद मुकेश अंबानी पूरे इंडिया के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में आ गए हैं। वहीं अनिल अंबानी ने अपनी बुरी मैनेजमेंट स्किल्स की वजह से कंपनी को डुबा दिया। आज अनिल अंबानी की ऑलमोस्ट सारी कंपनीज के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है और ज्यादातर कंपनियां बैंकरप्ट हो चुकी है। तो दोस्तों किसी भी कंपनी में मैनेजमेंट बहुत जरूरी है और उस मैनेजमेंट की स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी उससे भी ज्यादा जरूरी है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस कंपनी के सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड अदर डायरेक्टर्स का बैकग्राउंड चेक करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज बिजनेस मॉडल, यानी कंपनी पैसे कैसे कमाती है। हर कंपनी एक तरीके से बिजनेस रन करती है और उससे पैसे कमाती है, लेकिन बिजनेस करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डी-मार्ट का बिजनेस बहुत ही सिंपल है। उसे कोई गुड्स प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ट्रेडिंग बिजनेस में इन्वॉल्व है, जहां कंपनी ने जगह जगह पर अपने सुपरमार्केट्स खोल रखे हैं। बस प्रोडक्ट खरीदो और बेचो। डी-मार्ट कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो सिर्फ प्रोड्यूसर से इन गुड्स को बड़ी बड़ी क्वांटिटी में खरीदता है ऑन हैवी डिस्काउंट्स
और फिर अपने सुपरमार्केट्स में यही प्रोडक्ट को डिस्काउंट के साथ बेचता है। ज्यादातर लोग डी मार्ट में इसीलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट सस्ते मिलते हैं। यहाँ डी मार्ट अपनी ब्रांड भी एस्टैब्लिश कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट भी कर रहा है। अगर प्रोडक्ट नहीं भी बिका तो डी मार्ट को तकलीफ नहीं होगी क्योंकि डी मार्ट ये प्रोडक्ट को रिटर्न करवाने के लिए भी रेडी होता है। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि डी मार्ट की ब्रांड इतनी एस्टैब्लिश हो चुकी है जहां डी मार्ट इन कंपनियों के प्रोडक्ट अपने स्टोर में रखने के लिए उनसे रेंट चार्ज करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर पार्ले जी अपना कोई नया बिस्किट लॉन्च कर रहा है और वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले, वो डी मार्ट को बोलेगा सर हमारे प्रोडक्ट को आप शुरू में रखिए, यानी जहां आपके स्टोर की एंट्री है वहां पर इस प्रोडक्ट को रखिए। अब डी मार्ट हर एक शेल्फ पे पार्ले जी के बिस्किट रखने के लिए उनसे रेंट चार्ज करेगा। इस तरीके से पार्ले जी के नए लॉन्च किए हुए बिस्किट की मार्केटिंग भी हो जाएगी और शुरू में ही सेल्स भी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से डी मार्ट प्रोडक्ट बेच के भी पैसे कमाता है और अपने शेल्फ्स को बड़ी बड़ी ब्रांड्स को रेंट पर देकर भी पैसे कमाता है। आइए एक और एग्जांपल को समझते हैं। दूसरी तरफ है यस बैंक का बिजनेस। यस बैंक एक बैंकिंग कंपनी है और हर बैंकिंग कंपनी का मेन रोल क्या होता है? लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और जरूरतमंदों को लोन देना। यस बैंक भी वैसा ही करता था, लेकिन 2018 में यस बैंक डूबने वाला था। आखिर ऐसा क्या हुआ? देखा जाए तो यस बैंक इंडिया की 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक थी जिसका शेयर प्राइस करीब 400 रुपए पर ट्रेड हो रहा था। लेकिन अचानक से यह पता चला कि इस बैंक ने दिए हुए मेजॉरिटी लोन्स रीपेमेंट नहीं होने वाले हैं, यानी ये बैंक के ऊपर एक रिस्क आ गया था जहां बैंक को करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला था। जो लोगों ने और बिजनेसेस ने बैंक से लोन ली थी वो लोग भाग चुके थे या उनके बिजनेस डूब चुके थे, जिस वजह से अब बैंक को वो पैसा रिटर्न नहीं मिलने वाला था। अब क्योंकि यस बैंक का बिजनेस रिस्की था इसीलिए उसके शेयर प्राइस 400 रुपए से गिरकर सीधे 10 रुपए पर आ गए। जबकि दूसरी तरफ डी मार्ट जो कि एक सेफ बिजनेस था, इसके शेयर प्राइस 2017 में 300 रुपए पर ट्रेड हो रहे थे, वहां से आज वो करीब 4,500 रुपए तक आ चुके हैं। तो दोस्तों किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले उनका बिजनेस मॉडल देखना बहुत जरूरी है। इससे हमें उस बिजनेस के साथ एसोसिएटेड रिस्क और फ्यूचर एक्सपांशन और ग्रोथ का अंदाजा लग सकता है। नेक्स्ट इज ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज यानी बिजनेस की गुडविल जो कि लोगों के दिमाग में सेट हो चुकी है। एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो लोगों के दिमाग में एक ब्रांड इमेज बनाकर रखता है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर दो बैंक्स हैं, एक है HDFC बैंक और दूसरी RBL बैंक। मान लेते हैं आपको अपना एक सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना है जिसमें आप 10 लाख रुपए रखने वाले हो। ये 10 लाख रुपए रखने के लिए आपको या तो HDFC बैंक या तो RBL बैंक में अकाउंट ओपन करना है। दोनों बैंक आपको सेम सर्विसेज दे रही है और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रही है। आप मुझे बताइए दोस्तों, आप कौन सी बैंक में अकाउंट ओपन करना पसंद करेंगे? ऑफ कोर्स मेजॉरिटी ऑफ यू विल सिलेक्ट HDFC बैंक, क्योंकि HDFC बैंक की ब्रांड इमेज ज्यादा बेहतर है एज कंपेयर टू दी RBL बैंक। इसीलिए लोगों का भरोसा HDFC बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। इस वजह से HDFC बैंक को बिना एडवर्टीजमेंट के भी बिजनेस मिलते रहता है। दुनिया भर के लोग HDFC बैंक के साथ अपना अकाउंट ओपन करने के लिए रेडी होते हैं, जबकि RBL बैंक उतनी ब्रांड इमेज क्रिएट नहीं कर पाया है और इसीलिए इसे खुद लोगों के घर घर पर कस्टमर ढूंढने जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस, यानी एक कंपनी कितने लीगल रूल्स को कंप्लाई कर रहा है। क्या वो सारे गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई कर रहा है? अगर हाँ तो ऐसी कंपनी को हम अच्छा मान सकते हैं। लेकिन वो कंपनियां जो बार बार लीगल रूल्स को तोड़ते रहता है, गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को ब्रीच करता है, उस कंपनी की मार्केट में इमेज बहुत खराब हो जाती है और ऐसे पूरे चांसेस है कि आने वाले समय में कोई भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट उसके बिजनेस ग्रोथ एंड एक्सपांशन को सपोर्ट ना करे। तो दोस्तों ऐसे ही बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कीजिए जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को सपोर्ट करती हो और सारे लीगल रूल्स एंड रेगुलेशन को कंप्लाई करती हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव फैक्टर्स जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जैसे कि सर ये डेटा हमें कहाँ से मिलेगा? हमें कहाँ से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी की सेल्स या डिविडेंड का डेटा मिल जाएगा? या हम कंपनी के शेयर प्राइस कहाँ चेक कर सकते हैं? या फिर सर कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी के CEO का पता हमें कैसे चलेगा? ऐसे बहुत सारे सवाल आज आपके मन में होंगे, लेकिन दोस्तों इन सारे सवालों का जवाब आपको तभी मिल सकता है जब आप इस पूरे टॉपिक को डिटेल में पढ़ोगे
और इसके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं हमारी फ्री ई बुक, जहां आपको ये फंडामेंटल एनालिसिस की डिटेल एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। हम आपको ये बताएंगे कि कहां पर आपको ये सारा डेटा मिल सकता है और कैसे आप खुद भी फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक मार्केट को डिटेल में समझ सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस ई बुक को पाना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम बहुत ही जल्द आपके लिए फ्री ई बुक अवेलेबल कर देंगे, जिसमें आपको ये पूरा डेटा डिटेल में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जय हिंद।